हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी अध्याय 1 कक्षा 9 की बात करने वाले हैं। और हम अपने अध्याय 1 जिसका नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और हम ये एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार पढ़ेंगे, जिसमें हम आज व्याख्यान भाग 1 की चर्चा करेंगे। और व्याख्यान भाग 1 में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अनुसार अनुभाग 1.1 और 1.1.2 की। एक एक करके सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हमारे व्याख्यान भाग 1 की चर्चा को। यह अस्वीकरण है। इसके बाद इस व्याख्यान के उद्देश्यों की अगर बात करें कि आप आज क्या क्या जानने में सक्षम होगे, क्या क्या सीख पाओगे, तो आज आप पदार्थों के छोटे आकार के बारे में जानोगे और उनकी भौतिक प्रकृति को समझने में आप सक्षम होगे। और अगर अब मैं बात करूं कि एनसीईआरटी जो कि पुस्तक की जब बात कर ली मैंने, तो इस पुस्तक के अनुसार कौन कौन से विषय हैं जो आज हम देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय पदार्थों का, क्योंकि हमारे अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम उन आसपास के पदार्थों का पहले परिचय पढ़ेंगे। और 1.1 जो कि एनसीईआरटी अनुभाग में दिया है पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम एनसीईआरटी अनुभाग 1.1.2 जिसमें इन पदार्थों के कण इतने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, इनके आकार की चर्चा करने वाले हैं। तो अपने व्याख्यान को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। अब हम पदार्थ के परिचय को समझते हैं। तो आप ये चित्र अगर देख पा रहे हो, तो इस चित्र में आपको बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। आपको बेड, आपको मेज, आपको कुर्सी, पंखा, खिड़की, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आप परिभाषा जब देंगे पदार्थ की, तो क्या बोलेंगे? पदार्थ को पदार्थ कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है। पदार्थ को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाती है। और यह रसायन विज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है, क्योंकि यह हमें पहचानने में मदद करती है कि हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ का गठन क्या करता है। अब आप इस चित्र से जब समझोगे, तो देखो आपको दिख रहा है कि जो भी वस्तु स्थान घेरती है, आपको इस चित्र में साफ दिख रही हैं वो वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है। यानी आप अपने आसपास जितना भी कुछ देख रहे हो जो स्थान घेर रहा है और जिसमें द्रव्यमान है, वो सब कुछ पदार्थ होता है। अब मैंने क्या बताया कि पदार्थ की एक विशेषता होती है, उसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, इसका मतलब उसमें आयतन भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों ही होते हैं। अब अगर हम उदाहरण की बात करें कि पदार्थों के कुछ उदाहरण दो, तो आपने इस चित्र में देख लिया, आपको जितना भी कुछ दिखता है आपके आसपास, अपनी आंखों से आप जितना भी कुछ देखने में सक्षम हो, वो सब कुछ पदार्थ होता है। भोजन, पानी, हवा, कपड़े, कुर्सी, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, इसमें ये सब कुछ शामिल होता है। अब अगर मैं बात करूं हवा की, तो आप कहोगे कि हवा तो हमें नहीं दिखती, परंतु यह पदार्थ कैसे है? क्योंकि मैंने क्या बोला, परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि वह सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वो होती हैं पदार्थ। तो अगर मैं वायु की बात करूं, तो वायु क्या होती है? वायु स्थान भी घेरती है और वायु का भार भी होता है। जब आप एक वायु को गुब्बारे में भरते हो, तो गुब्बारा क्या होता है? फूल जाता है। इसका मतलब स्थान भी घेर लिया उसने। और जब आप वजन भी नापोगे, तो आपको भरे हुए गुब्बारे का वजन ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये सारे जो पदार्थ है, ये पदार्थों के उदाहरण है, जितना मैंने आपको बताया। और फिर ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, ब्रह्मांड में हर चीज पदार्थ नामक सामग्री ही से ही बनी है। और यह दर्शाता है कि पदार्थ किसी एक चीज तक सीमित नहीं है, बल्कि पदार्थ क्या है? पदार्थ पूरे भौतिक जगत का एक सार्वभौमिक घटक है। अब पदार्थ और गैर पदार्थों की बात करते हैं कि अगर सारी चीजें पदार्थ है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है। तो हम पदार्थ और गैर पदार्थ की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब किसी चीज को पदार्थ मानने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? कि पहली बात मैंने क्या बताया, दो दो शर्तें थी कि यह एक तो स्थान घेरना चाहिए। तो पहली शर्त है कि यह स्थान घेरना चाहिए। इसका मतलब पर्यावरण में जगह लेने वाली कोई भी वस्तु अगर उपस्थित है, तो वह पदार्थ की श्रेणी में आती है। और दूसरी शर्त यह है कि किसी भी वस्तु के पदार्थ मानने के लिए कि उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। यानी कि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप होता है, जो उसे भार और पदार्थ प्रदान करता है। तो उसकी मात्रा की माप होनी चाहिए आपके पास कि द्रव्यमान है कितनी मात्रा में कोई भी पदार्थ उपस्थित है। तो ये दो शर्तें हुई। अब गैर पदार्थ क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो पदार्थ नहीं है। अब कौन है जो पदार्थ नहीं है? तो अगर हम बात करें, तो हमारे भावनाएं जो होती हैं वो पदार्थ नहीं होती हैं। अब जैसे कि मित्रता, आपकी किसी से मित्रता है बहुत अच्छी,
तो क्या उसका कोई स्थान है, उसकी कोई माप है? आप बता सकते हो कि अगर आपके दो मित्र हैं तो आपकी किस मित्र से ज्यादा अच्छी मित्रता है, किस मित्र से कितनी है? आप उसकी मात्रात्मक गणना नहीं कर सकते। तो जिन चीजों की आप मात्रात्मक गणना नहीं कर सकते वे सारी चीजें पदार्थ होती हैं। तो मित्रता, प्रेम, स्नेह, घृणा, अगर आप किसी से नफरत करते हो तो भी वह एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसे आप मात्रात्मक रूप से नहीं बता सकते। आपके विचार, स्वाद, अगर आपको कुछ सुगंध आ रही है तो ये सारी चीजें, चूंकि यह अंतरिक्ष में ना कोई स्थान घेरती है, ना इनका कोई द्रव्यमान होता है, इसलिए ये गैर पदार्थ माने जाते हैं। अब हम पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पदार्थ आपको बताया, पदार्थ की परिभाषा बता दी, पदार्थों के उदाहरण दे दिए और वो भी बता दिया जो पदार्थ नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थों के वर्गीकरण को। तो पदार्थों के वर्गीकरण में हमारे प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 तत्वों में बताया था कि पदार्थ जो होता है, उन्होंने पदार्थ के वर्गीकरण को 5 मूल तत्वों में माना। अब वो कौन कौन से तत्व हैं? देखो, पहला तत्व, सबसे पहली बात की, इन 5 मूल तत्वों को सामूहिक रूप से उन्होंने पंच तत्व नाम दे दिया। अब ये पंच तत्व क्या होते हैं? ऐसे कौन से 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर के हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, हमारी पूरी पृथ्वी बनी हुई है? तो वो 5 तत्व उनके अनुसार क्या थे, एक एक करके जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि पहला तत्व है वायु। वायु पंच तत्व का पहला तत्व है और यह तत्व पदार्थ की गैसीय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि हमारे चारों ओर है। दूसरा तत्व उन्होंने बताया पृथ्वी। चूंकि पृथ्वी ठोस होती है तो यह पदार्थ की ठोस अवस्था को दर्शाता है, जो हमारे आसपास की भूमि और भौतिक संरचना का निर्माण करती है। तीसरा तत्व उन्होंने बताया अग्नि, और यह ऊर्जा और परिवर्तन को दर्शाता है। फिर चौथा तत्व उन्होंने बताया आकाश, तो यह तत्व अक्सर अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ होता है। फिर पांचवा तत्व उन्होंने बताया कि हमारे पास एक और पांचवा तत्व है, अंतिम तत्व है, जो कि है पानी। अब यह पानी यानी कि जल पदार्थ की तरल अवस्था को दर्शाता है, जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और हमारे आसपास विभिन्न रूपों में पाया जाता है। अब उनका मानना क्या था कि ब्रह्मांड में सभी पदार्थ इन्हीं मौलिक तत्वों से मिलकर बने हैं, और यह विचार प्राकृतिक दुनिया की जटिलता को समझने का एक प्रारंभिक प्रयास था। तो आप इस चित्र में देख सकते हो, आपको अंतरिक्ष, वायु, आग, पानी, भूमि सब कुछ दिख रहा है। तो यह पदार्थों का वर्गीकरण था जो हमारे भारतीय दार्शनिकों द्वारा दिया गया था। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैसे इनका वर्गीकरण किया, तो अभी हम और पदार्थों के वर्गीकरण की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी अनुभाग 1.1 की तरफ, जिसमें हम पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में जानने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो जो हमारे वैज्ञानिक हुए, हमने दार्शनिकों की तो बात कर ली, अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, पदार्थों को 2 तरीके से वर्गीकृत किया। तो कैसे 2 तरीके थे वो? पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि इन्होंने पदार्थों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। इसका मतलब कि वे उन विशेषताओं को देख रहे थे जिन्हें पदार्थ में परिवर्तन किए बिना मापा जा सकता है। और दूसरा आधार क्या था? दूसरा आधार था रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में पदार्थों की आपस में परस्पर क्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को शामिल किया गया। तो हमने 2 आधार पर, वैज्ञानिकों ने 2 आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया, एक भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा किया रासायनिक गुणों के आधार पर। अब भौतिक गुणों पर आधारित बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो भौतिक गुणों की बात अगर हम करें तो यह दृष्टिकोण पदार्थ के उन पहलुओं पर विचार करता है जिन्हें बिना पदार्थ को बदले देखा या मापा जा सकता है, यानी कि उसमें पहचान ना बदले पदार्थ की। तो ऐसे कौन से विशेषताएं हैं, ऐसे किस प्रकार हम विभाजित कर सकते हैं पदार्थों को? देखो, भौतिक गुणों के अगर हम उदाहरण लें कि आखिर ये भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण क्या होते हैं? रंग होते हैं जैसे भौतिक गुण, अवस्था, ठोस है पदार्थ, द्रव है या फिर गैस है। ये पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं हैं जिनमें पदार्थ की पहचान नहीं बदलती। पदार्थ का घनत्व, उसका क्वथनांक, उसका गलनांक और घुलनशीलता, तो यह पदार्थ की पहचान को बिना बदले हम माप सकते हैं। यानी कि अगर किसी पदार्थ का रंग कुछ है, अगर वह लाल रंग का है, तो हम उस पदार्थ की पहचान को बिना बदले उसके लाल रंग को बता सकते हैं। तो ये इनके भौतिक गुण हैं। रंग उसका भौतिक गुण है, वह ठोस है, द्रव है, गैस है, वह उसका भौतिक गुण है। तो यह एक आधार हो गया कि हमने जैसे ठोस, द्रव, गैस के आधार पर पदार्थों को विभाजित कर दिया कि हम ठोस पदार्थों को एक तरफ रखेंगे, द्रव पदार्थों को एक तरफ रखेंगे और गैस पदार्थों को एक तरफ रखेंगे। तो यह आधार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी वैज्ञानिकों ने का दूसरा आधार क्या था कि अब हम पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित कर दें। तो इनको पढ़ते हैं। अब रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, तो वर्गीकरण इस बात पर केंद्रित था कि कोई
पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करता है, यानी कि रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। इसमें अणु स्तर पर होने वाली अंतःक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन शामिल है। इन परस्पर क्रियाओं में पदार्थ के रासायनिक संगठन को बदलने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि मूल पदार्थ को अलग अलग गुणों वाले नए पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। मूल पदार्थ मेरे पास कुछ और था और मैंने उसकी किसी और पदार्थ से अभिक्रिया कराई, अब मेरे पास कोई तीसरा पदार्थ जो मिला उसके गुण भिन्न है, तो यहाँ पर रासायनिक गुणों में भिन्नता आ जाती है ऐसे पदार्थों में। अब रासायनिक गुणों के अगर हम उदाहरण लें तो यह उदाहरण हमें यह समझने में मदद करेंगे कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो देखो, अगर उदाहरण लो तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लो अम्ल और क्षार है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं। तो यह कब देखने को मिलता है आपको, यह उस समय आपको देखने को मिलेगा जैसे कि बेकिंग सोडा एक क्षार है और सिरका एक अम्ल है। अब जब इनकी अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले निकलते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा और सिरका के मिल जाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो यहाँ पे रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। तो ये किस प्रकार के उदाहरण है, यह हम पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर बता रहे हैं। फिर है ज्वलनशीलता, जैसे कि मान लो कोई पदार्थ कितनी आसानी से आग पकड़ लेता है या उसकी ज्वलनशीलता को बताता है। अगर आप कागज ले लो और एक मोटा कपड़ा ले लो, बहुत मोटा, तो क्या होगा, कागज जल्दी जल जाएगा क्योंकि उसकी ज्वलनशीलता ज्यादा है। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो रासायनिक गुण होते हैं और इस प्रकार हम पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित करते हैं। और तीसरा, जैसे मान लो जंग लगना या संचारित होने की क्षमता की अगर हम बात करें, अगर हम लोहे को काफी दिनों तक खुली हवा में छोड़ दें तो क्या होता है, नमी या फिर पानी के संपर्क में आके वह ऑक्सीजन या फिर पानी के संपर्क में आके उसमें जंग का निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन आधार पर हम पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद हम पदार्थ की अगर प्रकृति की बात करें तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में विचार दो मुख्य विचार थे। अब एक एक करके दोनों विचारों को समझते हैं कि क्या विचार थे। तो पदार्थों के बारे में क्या बताया, पदार्थ जान लिया हमने, पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है यह भी समझ लिया हमने। अब हम बात करेंगे पदार्थ की प्रकृति की, पदार्थ किस तरीके से होता है, दिखता कैसा है। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो मत थे। अब वे मत कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो पहला था सतत पदार्थ मत, तो निरंतर यानी कि सतत, यहाँ सतत का मतलब होता है लगातार। तो ऐसा पदार्थ जो लगातार है, इसका क्या मतलब हुआ कि माना जाता था कि पदार्थ सतत है, इसका मतलब उन्हें पदार्थ को समान रूप से, संपूर्ण रूप से सोचा था कि उसमें उसके टुकड़े नहीं करे जा सकते, सतत है, ये बताया पदार्थ के बारे में। जैसे अब इन्होंने अपने विश्वास को समझाने के लिए क्या बोला कि जो उस बात को मानते थे जो लोग कि सतत पदार्थ है, पदार्थ की प्रकृति सतत है, उन्होंने पदार्थ की तुलना लकड़ी के एक ठोस ब्लॉक से करी और यह समानता हमें पदार्थ के विचार को एकल अटूट इकाई के रूप में कल्पना करने में मदद करती है। कि आप देखो एक लकड़ी, आप एक दीवार देख सकते हो, तो ये पदार्थ क्या सतत है, लगातार। तो क्या यह पदार्थ का एक मत था कि उन्होंने उसे लकड़ी समझा। और दूसरा कण पदार्थ मत। अब एक तो सतत पदार्थ हो गया कि सतत है, लगातार है, उसमें नियमितता है। अब दूसरा एक मत था कि नहीं, कुछ लोग पदार्थ को कण पदार्थ मान रहे थे कि कण के रूप में मौजूद होता है। तो दूसरी विचारधारा थी कण पदार्थ मत। और यह दृष्टिकोण पदार्थ की संरचना पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थ कण होता है और छोटे छोटे कणों से मिलकर ही हमारे पदार्थ बनते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि माना जाता था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और पदार्थों की तुलना उन्होंने रेत के कण से कर दी। अब किसी ने पदार्थ को सतत माना, उसने पदार्थ की तुलना ठोस लकड़ी से कर दी कि देखो सतत है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं, पदार्थ कण होते हैं, और उन्होंने तुलना करने के लिए रेत के कणों से कर दी कि आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे कण हैं और इन छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही पदार्थ बना हुआ है। तो इस प्रकार पदार्थों की दो प्रकार की प्रकृति थी, एक सतत होता है और दूसरा कण होता है, यह मानना था। अब देखो, अब यहाँ पर हम 1.1 क्रियाकलाप की बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी अनुभाग 1.1 में ही दी गई है, जिसमें पदार्थ की कण प्रकृति को बताया गया है। तो यहाँ पर यह निर्धारित करने के लिए कि पदार्थ सतत है या कण, इसको बताने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप कैसे है, चलिए हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी प्रक्रिया को हम शुरू करने के लिए हम एक 100 ml का बीकर लेंगे। 100 ml का बीकर लेने के बाद बीकर में हम आधा पानी भरते हैं और आधा पानी भरने के बाद जहां तक पानी का स्तर है
वहां पर उसे चिन्ह लगा देना ताकि आपको पता लगे कि उस बीकर में कितना पानी था। ठीक है, कुछ पानी भरने के बाद उसे चिन्हित कर दिया। अब पानी में कुछ हम नमक या चीनी मिलाते हैं। अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाएगा कि ये पदार्थ पानी के साथ कण स्तर पर कैसे प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा। अब आप इस चित्र में देखो, आपको दिख रहा है कि मेरे पास पहले एक बीकर है, उसमें जल था। अब उस जल पर एक निशान बना दिया गया, इस स्तर तक जल है। अब उसमें नमक मिलाया गया। जब नमक डाला तो नमक के कण उसमें गए पानी में, और पानी के बीच जो रिक्त स्थान है, नमक के कण उसमें जाकर के घुल गए। अब उसे हम किसी चम्मच या रॉड की सहायता से हिला सकते हैं, तो उसमें वो, ताकि वे नमक और पानी आपस में मिल जाएं। तो आप चित्र 1.1 में देखो कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष कुछ निकला। देखो, अब कांच की छड़ का उपयोग करके विलयन को तब तक हिलाना है जब तक कि नमक या चीनी जो भी आप मिला रहे हो पानी में, वह अच्छी तरीके से मिश्रित ना हो जाए। जल स्तर में किसी भी परिवर्तन का अब हम निरीक्षण करेंगे कि हमें क्या जल के स्तर में कोई परिवर्तन देखने को मिला। जब हमारे पास शुद्ध जल था, फिर हमने उसमें कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया, मान लो चीनी या फिर नमक, यानी कि विलेय का मतलब जिसमें घुल जाए। अब हम जल के स्तर में परिवर्तन की गणना करेंगे। देखो अब क्या होता है आगे। अब हम प्रेक्षण की बात करेंगे, यानी कि हमें जो भी देखने को मिला हम उसे नोट करेंगे। तो नमक या चीनी जो भी हमने मिलाया, वो देखोगे आप कि वो गायब हो जाती है। गायब क्यों हो जाती है? क्योंकि वो घुल जाती है। लेकिन जल का जो स्तर होता है, या तो वो थोड़ा सा बदल जाएगा या फिर लगभग समान रहता है, उसमें ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। परिणाम क्या है इसका, कि परिणाम यह इंगित करता है कि पदार्थ कणों से बना है। इसका मतलब कि नमक या चीनी के कण पानी में घुलकर मिश्रित हो जाते हैं, जो यह समझने में आपको मदद करता है कि जो नमक या चीनी या फिर कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर ही बने हुए होते हैं, और खुला हुआ पदार्थ अलग अलग कणों के रूप में दिखाई नहीं देता। यह बात इस विचार को और मजबूती से समर्थित करता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो पूरी तरीके से मिश्रित हो जाते हैं। उसके बाद नमक या चीनी के अदृश्य हो जाने से यह साबित होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, जो किसी माध्यम में फैल सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्रियाकलाप से यह सीखने को मिला, और मिलाए गए जो पदार्थ के कारण जल का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन परिवर्तन हमेशा स्पष्ट नहीं होगा। यह कुछ निष्कर्ष थे जो इस क्रियाकलाप से हमने देखे, और हमने यह बताया कि पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर ही बने होते हैं। अब पदार्थ की कण प्रकृति की बात करते हैं, क्योंकि हमने जान तो लिया कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब कणों के आकार की बात करें, जो कि एनसीईआरटी अनुभाग 1.1.2 में बताया गया है कि पदार्थ कण से तो बने हैं, पर कण कितने सूक्ष्म है, कितने बड़े हैं, कितना आकार है उनका, स्थूल है या सूक्ष्म है, इनकी बात हम करेंगे। तो अब हम पदार्थ की कण की प्रकृति की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनके आकार की माप की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चारों ओर सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, जिन्हें हमने क्या कहा, कण कहा। तो आप अपने पास जितने भी पदार्थ देख पा रहे हो, ये सारी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें साधारण आंखों से देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। तो और ये जो कण होते हैं, ये सभी पदार्थों के निर्माण खंड होते हैं, ये सभी पदार्थों के मूलभूत निर्माण खंड होते हैं। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, जब तो घर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ईंटों से बनाते हैं ना, उन ईंटों से मिलकर के घर बनता है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीजें मौजूद हैं, जिनके द्वारा हमें, मान लो हवा भी है, तो वह क्या होगा, छोटी छोटे कणों या तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि पदार्थ की कण प्रकृति को बताता है। अब कण से बने पदार्थों के उदाहरण अगर हम देखें, तो हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर, हमारी त्वचा भी, हड्डियां, सर, सब कुछ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही बनी है। ये छोटे छोटे कण ही होते हैं जो हर चीज का निर्माण करते हैं। आप एक कुर्सी उदाहरण ले लो, क्या आपने घर पे, सबके घर पे होती है कुर्सी, जो भी क्या होती है, छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बनी होती है। उसके बाद कणों की संख्या की अगर बात करें, तो ये कण बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे कण मिलकर के बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के कोई पदार्थ बनाते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करें, तो किसी भी वस्तु में यह बहुत अधिक, बहुत विशाल होती है। कितनी विशाल होती है, मान लो अगर हम बारिश की बूंदों की बात कर रहे हैं, तो बारिश की बूंदें छोटी छोटी होती हैं। छोटी बारिश की बूंद में लगभग 10 की घात 21 जल के कण होते हैं। एक बारिश की बूंद जो इतनी छोटी होती है, उस एक बूंद में 10 की घात 21 जल के कण होते हैं। तो आप सोच सकते हैं एक कण का आकार कितना छोटा होता है। जब 10 की घात 21 कण मिलते हैं, तब जाकर के एक बूंद बनाते हैं। अब आप सोचो कि ये कण का आकार कितना छोटा होता है।
तो अब कणों के आकार की अगर हम बात करें तो कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें उच्च शक्ति वाले माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये बहुत छोटे होते हैं, तो हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी, माइक्रोस्कोप माने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी अच्छे से नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 1.2 की। अब यहाँ पे हम क्या अन्वेषण करेंगे, क्या क्या देखेंगे, तो यहाँ पर रंग की तीव्रता पर तनुकरण के प्रभाव की निरीक्षण करने और विलयन में कण आकार और फैलाव को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम अभी भी हम एनसीईआरटी अनुभाग 1.2 की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यह क्रियाकलाप हमें यह समझने में मदद करता है कि तनुता विलयन के रंग की तीव्रता को कैसे प्रभावित करती है, या हमें कणों के आकार और उनके विलयन में कैसे फैलने के बारे में, कैसे फैलते हैं इसके बारे में अंतर्दृष्टि देगी। तो देखो, सबसे पहले प्रक्रिया की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल ले लिए। अब क्रिस्टल लेने के बाद उन्हें 100 ml पानी में घोलने के लिए डाल दिया, कि हमने उन्हें मिला दिया। अब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रंगीन होते हैं। हमारा जो एक स्टॉक विलयन बनेगा बन गया हमारे पास। अब पोटेशियम परमैंगनेट अपने गहरे बैंगनी रंग के लिए जाना जाता है। हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल प्रयोगशालाओं में बहुत किया जाता है, गहरे बैंगनी रंग का होता है। हमने क्या किया, 100 ml पानी में 2-3 क्रिस्टल डाल दिए, तो बैंगनी रंग का आपको विलयन मिलेगा। ठीक है, अब आप इस चित्र में देखो जो कि 1.2 में है, कि यहाँ पे पूछा गया है अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकरण करने पर घोल का रंग हल्का होता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे पानी मिला रहे हैं रंग हल्का हो रहा है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। कितना भी आप तनुकरण मिला दो, मतलब कितना भी दूसरा पदार्थ मिलाते जा रहे हो, हल्का हो रहा है लेकिन फिर भी आपको रंग दिख रहा है, मतलब कण बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब कण इतने छोटे होते हैं। तो इससे हम कण की आकृति कैसे बता पा रहे हैं, देखो स्टॉक विलयन जो होता है इसका 10 ml लें। पहले हमने क्या किया, एक स्टॉक विलयन बनाया जिसमें 100 ml पानी में 2-3 क्रिस्टल डाले थे, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। अब हमने उस 100 ml से 10 ml को अलग कर लिया। अब उस 10 ml में हमने 90 ml साफ पानी मिलाकर इसे तनुकरण किया इसका। तो अब क्या होगा, अब यहां से रंग को हम देखेंगे, रंग के बारे में पता लगाएंगे। तनु विलयन से 10 ml लेकर के 90 ml साफ पानी मिलाकर हम इस तनुकरण की प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। मतलब पहले हमारे पास शुरू में 100 ml पानी था, विलयन था, अब उस हमने 100 ml से 10 ml लिया, अब उसमें 90 ml पानी मिला दिया। अब जो बना हुआ तनुकरित जो विलयन है, वापस से उससे 10 ml निकाला और वापस से उसमें 90 ml पानी मिला दिया। मतलब हर बार तनुकरण की प्रक्रिया दोहरा रहे हैं, हम तनुता बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह विलयन को 5 से 8 बार हमने तनुकृत किया। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, तो प्रत्येक तनुकरण के बाद हम विलयन के रंग का निरीक्षण करेंगे, रंग कैसे बदलता है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे कि थोड़े समय बाद विलयन के अलग अलग पड़ावों पर किस प्रकार रंग दिखते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि प्रत्येक चरण में तनुकरण के बाद जो विलयन के रंग होते हैं वो फीके पड़ते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल कुछ क्रिस्टल ही पानी के बड़े आयतन को रंगीन कर सकते हैं। तो इसके प्रेक्षण क्या थे, यानी कि अवलोकन क्या है, तो महत्वपूर्ण अवलोकन या प्रेक्षण यह कि हर बार क्रमिक तनुत्व के साथ विलयन का रंग हल्का होता जाता है और कई तनुकरणों के बाद भी पानी रंगीन रहता है, हालांकि रंग की तीव्रता कम हो जाती है। यानी कि जितना रंगीन आपको पहले दिख रहा था अब वो उतना रंगीन नहीं दिखेगा, थोड़ा सा फीका हल्का रंग दिखेगा आपको। तो यह प्रक्रिया थी। अब इसके परिणाम क्या है, तो परिणाम ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट के तनुकरण के बाद रंग की दृढ़ता क्या दर्शाती है, कण बहुत छोटे होते हैं, कण बहुत छोटे होते हैं और कण पानी में समान रूप से फैलते हैं, समान रूप से घुल जाते हैं। और यह क्या इंगित करता है कि विलयन में कण निलंबन या कोलाइड की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, या आकार में अंतर इन मिश्रण के व्यवहार और उपस्थिति को प्रभावित करता है। और विलयन में कण अणु या आयनिक स्तर पर मिश्रित रहते हैं, या पूर्ण मिश्रण ही विलयन को एक समान और स्थायी बनाए रखता है। अब देखो, एक और क्रियाकलाप की बात करते हैं। तो हम इस बार इस क्रियाकलाप में क्या चर्चा करेंगे, यह क्या देखना चाहते हैं, यह दिखाने के लिए कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और तनुकरण के बाद भी फैले रहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के बजाय 2 ml डिटॉल का प्रयोग करेंगे अब हम इस गतिविधि से बताएंगे कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और तनुकरण के बाद भी फैले रहते हैं। तो हम डेटॉल के उपयोग से इसको कैसे देखेंगे। अब हम डेटॉल का उपयोग करने जा रहे हैं।
तो डेटॉल तो आप सबने देखा होगा जो आपके घर में होता है। तो कण के आकार और फैलाव के आधार पर डेटॉल तनुकरण की व्याख्या को समझते हैं। संगठन पर चर्चा कर लेते हैं पहले। तो डेटॉल में बहुत छोटे कण होते हैं जो पानी में समान रूप से फैले होते हैं, ठीक है। अब प्रेक्षण क्या है कि बार बार तनुकरण करने के बाद भी डेटॉल की गंध का पता लगाया जा सकता है। अभी हमने रंग का पता लगाया, अब हम गंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो बार बार तनुकरण करने के बाद भी डेटॉल की गंध का पता लगाया जा सकता है। थोड़ी गंध उसमें रह जाती है, आप कितना भी पानी मिलाते जाओ। तो इसका संकेत यह है कि कण अभी भी मौजूद हैं और विलयन में पूरी तरीके से फैले हैं, भले ही तनुता हो गई है फिर भी। कारण क्या है कि विलयन में कण अत्यंत छोटे और एक समान रूप से वितरित हुए होते हैं। तो यह समान वितरण गंध या फिर रंग, चाहे गंध की जब बात करो यानी कि गंध के लिए हमने डेटॉल विलयन का इस्तेमाल किया और रंग के लिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया। दोनों ही स्थितियों में ये दोनों गुणों को तनु विलयनों में भी ध्यान देने योग्य बनाता है कि आप तनु विलयन भी लो फिर भी आपको रंग देखने को मिलेगा, गंध देखने को मिलेगी। मतलब वो विलयन में पूरी तरीके से फैल जाते हैं। आपने तनुकरण किया, आपने विलायक की मात्रा को बढ़ाया, लेकिन जैसे बढ़ाया वो उसमें भी फैल गए, तो वो पूरी तरीके से वितरित हो जाते हैं। यह इस बात को दर्शाता है। तो निष्कर्ष क्या निकले कि दोनों ही प्रयोग, चाहे डेटॉल का हो चाहे पोटेशियम परमैंगनेट का हो, दिखाते हैं कि विलयन में कण इतने छोटे होते हैं कि वे तनुकरण के बाद भी निलंबित और प्रभावी रहते हैं। और विलयन में कण आकार और परिप्रेक्षण की अवधारणा को दर्शाता है। विलयनों में कणों के आकार और फैलाव की अवधारणा को बताता है कि कणों का आकार बहुत छोटा होने के बावजूद वो विलयन में समान रूप से फैले हुए होते हैं, फिर भी विलयन के रंग या गंध का पता लगाया जा सकता है, भले ही आप कितना भी तनुकरण कर दो। तो यहाँ हमने ये पदार्थों के बारे में चर्चा कर ली, पदार्थों के प्रकारों के आधार को देखा, पदार्थों की प्रकृति को समझा और कुछ क्रियाकलाप देखे, जिसके आधार पर हमने ये स्पष्ट कर दिया कि पदार्थ की प्रकृति कण की होती है और वे समान रूप से फैल जाते हैं। तो अब आज के व्याख्यान के मुख्य बिंदुओं की चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं और दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। तो आइए सारांश देखते हैं जो आपको बातें याद रखनी है। तो हमने एनसीईआरटी के अनुभाग 1.1 और 1.2 की जो चर्चा करी थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वह होता है पदार्थ। और उदाहरण हमने क्या देखे थे? पानी, हवा, कपड़े, मेज यानी कुर्सी, कुछ भी आप जो भी उदाहरण आपको ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पदार्थ विभिन्न रूपों में किस प्रकार मौजूद होता है। और अगर पदार्थ की प्रकृति से अब हम परिचय लें, तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में मैंने क्या बताया था कि हमने दो तरीके के पदार्थ देखे थे। एक होता है सतत यानी कि निरंतर पदार्थ, पदार्थ को एक निरंतर इकाई के रूप में बताया था बिना किसी अलग अलग विभाजन के। और दूसरा एक मत था, वो था कणीय पदार्थ, यानी पदार्थ को छोटे छोटे कणों के रूप में बताया गया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। कण क्या होते हैं? कण सभी पदार्थ के मूल निर्माण खंड होते हैं, यानी कि इन्हीं छोटे छोटे खंडों से मिलकर के हर वस्तु का, हर पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण कुर्सी, कुर्सी क्या बताई थी? कणों से मिलकर बनी है। दीवार छोटी छोटी ईंटों से, और वो ईंटें भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी। हमारा शरीर भी कणों से मिलकर बना है। और जब हमने इनके वर्गीकरण की बात करी थी तो दो आधार बताए थे, एक था भौतिक, एक था रासायनिक। और भौतिक में मैंने क्या बताया था? भौतिक में मैंने आपको बताया था ठोस, द्रव, गैस, यानी कि पदार्थ की अवस्था, रंग, इनके आधार पर। और रासायनिक गुण के आधार पर वे कितने शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, जैसे कि तत्व क्या है, यौगिक, मिश्रण, उनके शुद्ध रूप में कैसे वो अभिक्रियाएं करते हैं और मिश्रित अवस्था में कैसे रहते हैं, ये सब इनके रासायनिक गुणों के आधार पर बताता है। तो यहाँ तक हमने अपना कक्षा 9 का अध्याय 1 जो कि हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में जाना। और इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में अगले अनुभाग की चर्चा करेंगे।